आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है या नहीं पता होगा तो इसके बारे में जानकारी दे दूं। हमारी यूनिक वर्ड एजुकेशन द्वारा जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा वो मेंस राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा था। 31 जुलाई से मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया गया और कंटिन्यूअस अभी भी चलाया जा रहा है। इसके बाद हम लोगों ने प्रीलिम्स के बच्चों के जैसे जैसे हमारे पास प्रीलिम्स के बच्चों की भी मांग आने लगी कि प्रीलिम्स के लिए भी क्लासेस स्टार्ट कीजिए सर। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, हमने और प्रियांश सर ने ये डिसाइड किया कि हम लोग प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए भी क्लासेस लाएंगे और उसी के तहत हम लोगों ने 15 डेज़ से प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए क्लासेस ला रहे हैं। और ये क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं और अभी तक चलती आ रही हैं। जहाँ पर प्रियांश सर द्वारा एमपी की क्लासेस पढ़ाई जा रही है, कंटिन्यूअस एमपी पढ़ाया जा रहा है। मेरे द्वारा आयोग पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मैंने, यदि मैं अपने आयोग की बात करूं तो उसमें मैंने एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे पूरे आयोग कंप्लीट कराते हुए सतर्कता आयोग और एनजीटी तक आज का लेक्चर हम लोग बात करेंगे एनजीटी के ऊपर। फिर भी हम लोगों ने बीच में कुछ सिलेबस पर डिस्कशन किया था कि सिलेबस पर हम लोग आगे कराएंगे क्या। तो आज फिर मैं उसी चीज़ पर बात करता हूं कि हम लोग सिलेबस पे कराने क्या वाले हैं, क्या क्या सिलेबस है। यानी ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेज रहा हूं, ये पूरा सिलेबस के बेस्ड पर डिस्कशन हो रहा है कि सिलेबस को डिकोड मैं कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है एमपीपीएससी 3 स्टेजेस में होती है। एक प्राथमिक यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रीलिम्स बोली जाती है, और एक मुख्य परीक्षा होती है यानी मेंस बोली जाती है। और इसके बाद इंटरव्यू में होता है, इंटरव्यू होता और फाइनल मेंस और इंटरव्यू का मार्क मिला के आपका सिलेक्शंस डिसाइड किया जाता है और आपकी पोस्ट डिसाइड की जाती है। आप लोगों को पता होगा कि जो प्रारंभिक प्रश्न पत्र हो गए यानी जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें एक जो पेपर होता है वो प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है वो होता है जीएस का, जर्नल स्टडीज़ का। यही जर्नल स्टडीज़ डिसाइड करता है कि आप क्या कितने स्कोर्स कर रहे हो और क्या आपका सिलेक्शन हो रहा है और नहीं। दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उस पर आप सिर्फ पास होना अनिवार्य होता है। देखिए, जैसा कि अब हम लोग पूरे प्रारंभिक यानी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के सिलेबस को डिकोड करेंगे। ध्यान में रखिएगा, जो हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के बेस पर नहीं होगा। ये हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि इस टॉपिक से, चूँकि मध्य प्रदेश जैसा टॉपिक मेंस में भी अच्छा वेटेज रखता है, तो जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों जगह कवर होगा। यानी ये कहा जाए कि ये जो क्लासेस चलाई जाएंगी प्रीलिम्स प्लस मेंस क्लासेस होंगी तो सही रहेगा। ठीक, तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों, इसमें हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे और पूरी चीज़ें पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या उसके सिलेबस को डिकोड करते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला होगा मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य। टोटल इसमें 10 यूनिट्स हैं। उस 10 यूनिट्स में पहली यूनिट जो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य, इसमें एमपी के बारे में पढ़ेंगे जो प्रियांश सर द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित या अंग्रेज़ों से संबंधित या उससे भी और पहले मौर्य और हड़प्पा, इन सब संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। और प्रमुख राजवंश, यहाँ हम फोकस उन राजवंशों पर ज़्यादा करने लगे हैं जो राजवंश मेंस में आ चुके हैं, जैसे कि बघेल वंश, बुंदेल वंश, इन सब वंशों के सिंधिया वंश, होलकर वंश, भोपाल रियासत, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस रियासत में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कोई भी टॉपिक छूटना नहीं पाएगा। यानी ये टॉपिक पूरे हम लोग मेंस के हिसाब से ही पढ़ेंगे।
दूसरा है मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होता है तो मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ, किन किन लोगों ने उस पर भाग लिया, क्या क्या उसमें झंडा सत्याग्रह क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ऐसे नमक सत्याग्रह पर क्या हुआ, इस सब चीज़ों के चरण पादुका गोलीकांड क्या है, छतरपुर में क्या घटनाएं हुई, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब लेटेस्ट हम लोग सुहावल नरसंहार, इन सब चीज़ों के बारे में किस में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कला, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा डीप में जाएंगे। डीप में जाने का सेंस जैसे कि कौन सी नागर शैली के मंदिर है, कौन सी द्रविड़ शैली के मंदिर है, इसके अलावा खजुराहो क्यों फेमस है, यूनेस्को में कौन कौन से स्थल हैं, उन सब चीज़ों का जो अध्ययन है वो हम इसके अंतर्गत करेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियां हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गोंड, बैगा, सहरिया, भील, इन सब आदिवासियों के जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा बोलियां, कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं, जैसा कि हम लोग इसमें भी डिटेल्ड में पढ़ेंगे। बुंदेली, बघेली, सौरसेनी, बुंदेली, बघेली और मालवी, और जो और भी बोली है, ब्रज बोली जो है उत्तर के एरिया में बोली जाती है मध्य प्रदेश के, इन सब बोलियों के बारे में, सिकरवारी, इन सब बोलियों के बारे में हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कला और लोक साहित्य। इसके अंतर्गत हम लोग लोक कला से संबंधित और लोक साहित्य जैसे माणना चित्रकला, माचा नाट्य और इन सब चीज़ों के बारे में कि कौन से संगीत हैं यहाँ के, कौन सी लोक कलाएँ हैं और कौन से लोक साहित्य हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, जितने भी साहित्यकार हैं, शरद जोशी से लेकर माखनलाल चतुर्वेदी लेकर और हरिशंकर परसाई, और इनकी कृतियाँ जैसे रहा किनारे बैठ, जबीन पर सवार जीप पर सवार इल्लियाँ जैसी, हंसते हैं रोते हैं दिन फिरे, इनकी रचनाएं हैं, इनकी कृतियां हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से प्रमुख साहित्यकार हैं और उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। अब जैसे और डिटेल में जाएंगे, जैसे मकबूल फ़ुदा हुसैन के बारे में भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। करंट से लिंक करके पढ़ेंगे कि इन कौन कौन से जनजाति व्यक्तित्व हैं, उनको कौन कौन से पुरस्कार हैं उनके नाम पर, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, अहिल्याबाई, इन सब के, दुर्गाबाई, दुर्गावती, इन सब के बारे में हम लोग जनजाति व्यक्तित्व के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग भारत के इतिहास पर देखते हैं। भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, प्रशासनिक सामाजिक व्यवस्था। वास्तव में मेंस का जो टॉपिक है उसमें स्पष्टली कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर, तो उसके पहले थोड़ा सा हम लोग जो भी है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे। बाकी हड़प्पा सभ्यता से लेकर हम आगे की जितनी भी काल आए हैं, समय आए हैं, उन सब के बारे में, उस सब के इतिहास, उन सब की घटनाएं, उन सब के प्रशासनिक सामाजिक, कैसे हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति क्या थी, वैदिक स्थिति में क्या थी, मौर्य कैसे रहे, मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। और उनके विभिन्न प्रकार के राजवंश, चाहे उत्तर के हों, चाहे दक्षिण भारत के राजवंश हो या मराठा हों, इन सब के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना, इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना, सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना कब हुई, मतलब रचना कब हुई, इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया, तो वो पूरी डिटेल्ड में। अब तो सावित्रीबाई फुले मेंस में आ गया है, तो यहाँ भी पढ़ेंगे डिटेल में। तो हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी 1885 से कांग्रेस की स्थापना से बाद से
जो जो स्वतंत्रता संघर्ष हुए 1947 में, गांधी जी द्वारा क्या योगदान था, तिलक द्वारा क्या योगदान था, बंगाल विभाजन क्या हुआ, इसी बीच हम लोग वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ हम लोग जानेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि स्वतंत्र हुआ भारत 1947 में, उसके बाद ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को मिलाया गया। इसी प्रकार कराईकल, माहे, पुडुचेरी, दमनदीप, इन सबको भी मुक्त करा के कैसे मिलाया गया भारत में। इसी प्रकार जो अन्य राज्य हैं उनका कैसे पुनर्गठन किया गया, कैसे असम को बनाया गया, कैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को बनाया गया, कैसे महाराष्ट्र को बनाया गया विदर्भ से विदर्भ, इन सब चीज़ों के बारे में क्या पढ़ेंगे हम, भारत के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के भूगोल में हम लोग वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधनों के बारे में भी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में परिवहन के बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि जैसे नेशनल हाईवे पहले 7 नाम था, NH-44 हो गया अब। तो इन सब चीज़ों के बारे में परिवहन के अधीन पढ़ेंगे कि कौन सा चौराहों का राजमार्ग, कौन सा राजमार्ग चौराहा बोला जाता है, ब्यावरा से संबंधित, राजगढ़ से संबंधित, इस प्रकार राजमार्गों का चौराहा, इस प्रकार सारे फैक्ट कौन कौन से नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से गुजरते हैं और जो स्टेट से भी सेंटर से भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, कौन कौन से प्राकृतिक और खनिज संसाधन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, हीरा कहाँ पाया जाता, तांबा क्यों पाया जाता, मलाज खंड क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है, तो पूरी एक डिटेल्ड में इसके बारे में पढ़ेंगे। परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, जैसे चंबल विद्युत परियोजना कहाँ है, ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना कहाँ है, इन सब NTPC का जो है सिंगरौली वाला कहाँ है, उस सब चीज़ों के बारे में, कितनी उनकी लिमिट है, कितनी मेगावाट की क्षमता है, इन सब चीज़ों के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, कृषि का क्या है, कहाँ सबसे ज़्यादा भैंसें हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा गायें पाई जाती हैं, कृषि गणना रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जो लेटेस्ट आई है। इन सब चीज़ों के बारे में, कृषि आधारित उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत एवं विश्व भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, यानी भौतिक भूगोल की क्या विशेषताएं हैं, क्या और प्राकृतिक प्रदेश क्या क्या है, मतलब कहाँ कैसी स्थिति है, कहाँ ज्वालामुखी है, कहाँ सुनामी आ रही है, इन सब चीज़ों के पृथ्वी की आयु क्या है, वर्तमान एज क्या है, कैसे कौन कौन सी इससे संबंधित थ्योरीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन में हम लोग वन, खनिज, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सब प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत। सामाजिक भूगोल में हम लोग मेनली जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, जनांकिकी के बारे में पढ़ेंगे। इन सब में कि जैसे कि यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं तो ये भारत लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देश लेवल पर, विश्व लेवल पर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, परंतु जनसंख्या के जो क्वेश्चन है, जनांकिकी के जो क्वेश्चन है, वो इंडिया से एक आता है, ज़्यादा ही आते हैं और मध्य प्रदेश से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब मध्य प्रदेश वाले टॉपिक में जनांकिकी पढ़ेंगे तो उसके बारे में, यहाँ देश लेवल और विदेश लेवल पर पढ़ें तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ कितना लिंगानुपात है, कहाँ कितनी जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल, उद्योग, यातायात विश्व लेवल पर भी पढ़ेंगे और भारत लेवल पर। ये ध्यान में रखिएगा, भारत एवं विश्व भूगोल बोल रहा, जैसे रॉटरडम जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, राइन नदी कहाँ है, स्वेज नहर कहाँ है, इन सब चीज़ों के बारे में उद्योग एवं यातायात के साधन के रूप में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, भारत एवं विश्व भूगोल के अंतर। विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। मैं ये बता रहा हूँ, देश और विश्व लेवल दोनों जगह पढ़ेंगे कि कहाँ
परंपरागत क्षेत्र है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब ऐसे ऊर्जा स्रोत जो हम लोग डेली यूज कर रहे हैं, परंतु उनकी एक लिमिटेशन है, जैसे पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएंगे। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी जो अनलिमिटेड है, उनको परंपरा में अभी नहीं लाया गया पर उनका यूज किया जाएगा। इसको हम लोग करंट से ज़रूर लिंक करके पढ़ेंगे। जैसे एथेनॉल के लिए जैव ईंधन नीति के बारे में इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, और इथेनॉल का मिलाने का लक्ष्य पेट्रोल में कब तक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो भी भारत के और विश्व लेवल के कहाँ कितनी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इन सब के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हम लोग यूनिट 5 पर आते हैं, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। और इसमें क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। इसमें ध्यान में रखिएगा, इसमें हम लोग बड़े डिटेल्ड में पढ़ेंगे, जैसे वर्तमान से लिंक करके पहले तक जाएंगे। कई बार एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है कि निम्न में से कौन से राज्यपाल नहीं रहे, या कौन से कार्यकारी राज्यपाल रहे, या किस मंत्री के समय या किस मुख्यमंत्री के समय मध्य प्रदेश में आपातकाल लागू हुआ, उस समय राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, या विधानसभा कौन से क्रमांक की थी। इन सब चीज़ों के बारे में, और उच्च न्यायालय के बारे में, वर्तमान में कौन उच्च न्यायालय के मतलब जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय कितनी है, थोड़ा बहुत इस सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती एवं नगरीय व्यवस्था, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था, तो इसमें हम लोग 73वां 74वां संविधान संशोधन भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम कब बनती हैं, कितनी जनसंख्या पर बेस्ड होती है, यानी कितनी जनसंख्या बाद नगर निगम बना दिया जाता है, नगर पालिका बना दिया जाता है। इन सब के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था में। इसको हम लोग पूरा करंट से लिंक के पढ़ेंगे, कितनी नगर निगम वर्तमान में है, कितनी नगर पालिका वर्तमान में है, और इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये मध्य प्रदेश में। फिर इसी के अंतर्गत हम लोग मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, जो प्रियांश सर द्वारा पढ़ाया जाएगा, इसमें हम लोग मध्य प्रदेश की जनांकी, मैंने कहा इंडिया की जनांकी से क्वेश्चन आते हैं, और मध्य प्रदेश की जनांकी, ये आप सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। हम लोग इसको याद करने के लिए ट्रिक यूज करेंगे, ऐसे पढ़ के हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग पूरा ट्रिक बेसिस ये जनांकी की टॉपिक और बहुत चीज़ें ट्रिक बेसिस याद करेंगे, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। तो मध्य प्रदेश की जनांकिकी एवं जनगणना के बारे में, मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग के बारे में इसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग हैं, क्या कौन से उद्योग मृगनयनी में शामिल है, या मृगनयनी के तहत कितने एम्पोरियम जो हैं स्थापित किए गए हैं, कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं, और जैसे कि सेंट्रल के थ्रू कौन कौन से उद्योग हैं जो मध्य प्रदेश में हैं, जैसे कई बैंक नोट प्रेस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में उद्योग के तहत पढ़ेंगे, जो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूट के जाना पाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जातियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, ये ध्यान में रखना, कल्याणकारी योजनाएं तो बहुत 1947 से चल रही हैं, परंतु हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सी योजना हम पढ़ें, तो इस पर अपने एक्सपीरियंस के तहत प्रियांश सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से करंट की जो योजनाएं हैं, करंट की योजनाओं पर बेस्ड हम लोग इस पर पूरा अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो सेंट्रल की योजनाएं हैं उनके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, और जो मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं उनके भी बारे में बात करेंगे। जैसे सौभाग्यवती योजना किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पिछली बार ही पूछा, तो ये विद्युत से संबंधित है। तो ऐसे हम लोग सारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसको डिटेल्ड वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं मध्य प्रदेश चला रहा है, रोजगार से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही, और कोई भी योजनाएं जो हैं वो किस बेसिस पर क्या क्या चलाई जा रही, और करंट में यदि कोई योजना है जैसे चरण पादुका योजना, इन सब के बारे में हम लोग करंट से लिंक करते हुए पूरा डिटेल्ड में पढ़ेंगे।
इसके बाद आता है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। इन सब इसके लेक्चर मैं लूँगा और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। कहने का तात्पर्य इसमें हम लोग सिर्फ भारत शासन अधिनियम 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 वाला ही पढ़ेंगे, अधिक नहीं जाएंगे। इसके अलावा संविधान सभा के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी, कितने अनुसूचित जाति के सदस्य थे, कितने अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे, कौन कौन सी महिलाएं जो 15 सदस्य थी उनका नाम क्या क्या है, और जब संविधान बना तो कौन कौन सी उसमें समितियां थी, प्रारूप समिति कौन सी थी, और भी जो समितियां थी, संघ के लिए समिति कौन सी थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल्ड में जानेंगे। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद। संघीय कार्यपालिका का मतलब है जो प्रधानमंत्री भी इसमें आ जाते हैं, तो प्रधानमंत्री के बारे में इसमें जानेंगे। और इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति और संसद, इन सब चीज़ों के बारे में इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे। मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व, तो आप लोगों को पता है मौलिक अधिकार क्या है, कौन सी समिति की सिफारिश पर लिए गए, कौन से आर्टिकल्स में है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। इसके अलावा राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, किस आर्टिकल से लिए गए हैं, कहाँ पर वर्णन है, उदारवादी और गांधीवादी, इन सब को डिटेल में जानेंगे। कौन से उदारवादी हैं, कौन से गांधीवादी हैं, कौन से समाजवादी हैं, तो उसको एक क्रम वाइज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे और उसकी व्यवस्था कैसी है। जैसे कि क्वेश्चन आता है तदर्थ न्यायाधीश क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। उससे संबंधित आर्टिकल्स जरूर पढ़ेंगे, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इसमें बताया जाएगा कि कौन से आर्टिकल हैं, उनकी एक लिस्ट बनवाऊंगा मैं पूरे आर्टिकल्स से। इंपॉर्टेंट कितने आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिए। और इतने संविधान संशोधन, आज 105 तक जो संविधान संशोधन है पूरे नहीं रटे जा सकते, पर उनमें कौन से 20, 25, 40, 50 इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। संविधान संशोधन 1 से लेके 105 तक के और पूरे। इसके अलावा औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, भुगतान संतुलन क्या होता है, किस देश के साथ हमारा भुगतान संतुलन निगेटिव में चल रहा है, किस देश के साथ हमारा पॉजिटिव चल रहा है। औद्योगिक विकास संस्थान से संबंधित कौन कौन सी बैंक है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, विदेश की भी विश्व की भी, कौन कौन सी हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से इसमें योगदान मिल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं के बारे में, रिजर्व बैंक क्या है, कौन से आर्टिकल्स के तहत इस्टेब्लिश हुआ, कब इस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्तमान में कौन है गवर्नर है, जैसे शक्तिकांत दास जी, कौन से नंबर के गवर्नर हैं, लोगो क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में, रिजर्व बैंक के बारे में। राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं वर्तमान में, राष्ट्रीयकृत बैंक कब राष्ट्रीयकरण किया गया इनका, वर्तमान में कौन से बैंक किससे मर्ज कर दिया गया, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सेबी एनएसई यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी क्या है, क्या काम करता है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब इसे सांविधिक दर्जा दिया गया, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, प्रथम महिला जो हेड हैं वो कौन है। एनएसई यानी स्टॉक से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कब स्थापित हुआ। बीएसई के बारे में भी जानेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, सब जानेंगे इसके अंतर्गत। वित्तीय गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं यानी नॉन बैंक, एक मिनट, इसमें हम लोग एनबीएफसी के बारे में जानेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस जो होती हैं कि एनबीएफसी क्या होती है, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानें क्या होती हैं, ये किसके एक्ट के तहत रेगुलेट की जाती हैं, क्या इन पर आरबीआई का नियंत्रण होता है, यदि होता है तो आरबीआई के किस एक्ट के तहत इन्हें कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा क्या ये लोन ले सकती हैं, क्या ये लोन दे सकती हैं, क्या ये पैसा जमा कर सकती हैं। अच्छा, कौन कौन सी एनबीएफसी संस्थानें वर्तमान में वर्क कर रही, ये सब हम लोग गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के अंतर्गत जानेंगे। अब आते हैं हम लोग यूनिट 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। यूनिट 7 क्या होता है, विज्ञान एवं पर्यावरण। विज्ञान एवं पर्यावरण के तहत हम लोग जानेंगे विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। इसमें हम लोग जितने भी
मौलिक सिद्धांत होंगे, जैसे न्यूटन्स का लॉ, पास्कल्स का लॉ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का नियम, जो भी नियम्स होते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, उत्प्लावन बल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग किस में जानेंगे, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसे हम करंट से कोरिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान फर्स्ट, या फिर आज जैसे कि आदित्य L1 लैग्रांजे आदित्य L1 फर्स्ट जो छोड़ा गया है, सूर्य से अध्ययन से संबंधित है। इस सब चीज़ों के बारे में आज क्या जानेंगे हम लोग, इसके अंतर्गत जानेंगे। लैग्रांज सीमा क्या होती है, जो करंट से है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो पहले से संस्थानें स्थापित हैं, जैसे इसरो क्या है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जैसे बार्क क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या काम करता है, वर्तमान में हेड कौन से हैं, कौन कौन से इसने कार्यक्रम चलाए, DRDO क्या है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसी प्रकार हम लोग जो भी संस्थानें इसके अंतर्गत आएंगी, चाहे इसरो हो, चाहे बार्क हो, चाहे TIFR हो, या फिर सतीश धवन स्पेस सेंटर हो, और डिटेल्ड में पढ़ेंगे, सारी संस्थानें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र। जैव विविधता क्या है, कौन कौन से दिवस है, जैव विविधता दिवस जैसे कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, वर्तमान में क्या थीम चलाई जा रही है, और जैव विविधता से संबंधित स्थल कौन से हैं। IUCN के बारे में जानेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स है क्या, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, रेड डाटा लिस्ट क्या है, कौन जारी करता है रेड डाटा लिस्ट, कितने संकटग्रस्त इसके अंतर्गत प्रजातियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें जानेंगे। पोषण आहार, पोषक तत्व के बारे में जानेंगे, पोषण क्या होता है, पोषक आहार कौन कौन से होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, खनिज लवण क्या होते हैं, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और ये सब इसके अंतर्गत जानेंगे। उनका रासायनिक नाम क्या है। कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग का टॉपिक जो है वो मेंस में भी है और प्रीलिम्स में भी है। तो फूड प्रोसेसिंग क्या है, और जैसे कि तकनीकों में GM क्रॉप्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे कि कृषि की कौन कौन सी नवीन तकनीक आ गई, जैसे सेरीकल्चर क्या है, एपीकल्चर क्या है, विटीकल्चर क्या है, और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कृषि उत्पाद तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत जानेंगे। खाद्य प्रसंस्करण में भारत का महत्व क्या है, क्या कारण है कि खाद्य प्रसंस्करण यहाँ ग्रो कर सकता है, यहाँ बढ़ सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में इसके अंतर्गत जानेंगे। स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। लेटेस्ट कौन कौन सी स्वास्थ्य नीति चल रही, कौन कौन सी स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना चल रही, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे लेटेस्ट में शहडोल से सिकिल सेल एनीमिया कब तक का लक्ष्य रखा गया, 2047 2047 तक का, इन सब के चीज़ों के बारे में जानेंगे। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन के बारे में जानेंगे कि प्राथमिक प्रदूषक क्या है, द्वितीयक प्रदूषक क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। करंट के लिए हम लोग ये बता दें कि मैं और प्रियांश सर जो है वो करंट का लेक्चर लेके आया करेंगे। करंट का लेक्चर्स में क्या होगा कि डेली जो इम्पोर्टेंट करंट्स है उसका प्रीलिम्स बेसिस में क्या इम्पोर्टेंस है, उनका प्रीलिम्स बेसिस में क्या इम्पोर्टेंट है, और उसका मेंस बेसिस में क्या इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स और मेंस, जैसे कि अभी आदित्य L1 आया तो लैग्रांजे सीमा क्या है, कहाँ पर ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पॉइंट और जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है वो बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे 5 पॉइंट है, L1 L2 L3 L4 करके हैं। तो इनके बारे में डिटेल में, चंद्रयान 3 कौन से उपग्रह से छोड़ा गया, कब छोड़ा गया, शक्ति पॉइंट क्या है, तिरंगा पॉइंट क्या है, ये सब करंट की न्यूज़ें होंगी जिनके बारे में हम लोग आके डिस्कस किया करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वो, और खेल संस्थानें में खेल प्रतियोगिता, खेल से संबंधित जितने भी संस्थानें हैं, जैसे कि ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, हॉकी संघ की स्थापना कब हुई, और इससे संबंधित वर्ड जैसे FIDE FIDE जैसे FIDE वर्ड किससे संबंधित है, चेस से संबंधित है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि बटरफ्लाई वर्ड
किससे संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। तो इस प्रकार पूरी प्रमुख खेल संस्थानें, यानी खेल संस्थानें मध्य प्रदेश की खेल संस्थानें, जैसे होलकर स्टेडियम कहाँ है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ है, एपीएस का स्टेडियम कहाँ है, ये जानेंगे एमपी के अंतर्गत। इसके अलावा इंडिया के अंतर्गत जैसे ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। चिन्ना स्वामी स्टेडियम्स कहाँ है ये खेल संस्थानें। और इसके अलावा विश्व लेवल पर भी कुछ संस्थानों के बारे में जानेंगे। और खेल को हम एमपी और इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे। जैसे ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, हॉकी कमेटी का हॉकी जो इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्ड में जानेंगे कि विश्व कप कब हुआ, कौन कौन जीता, क्या क्या हुए, इन सब चीज़ों की। इसके अलावा पुरस्कार के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश के पुरस्कार, भारत के पुरस्कार, जैसे कौन से पुरस्कार का नाम पहले, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ था करता था, फिर उसे ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया। राशि कितनी है, विक्रम पुरस्कार कौन सा है, और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग, द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है, मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है, एज लिमिट क्या है, इन सबको खेल पुरस्कार के अंतर्गत जानेंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर इलेक्ट्रॉनिकी के तहत हम लोग ट्रांजिस्टर्स के बारे में जानेंगे, चिप्स के बारे में जानेंगे। इन सब चीज़ों के हम लोग इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत जानेंगे। संधारित्र क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत डिटेल में पढ़ेंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स के मल्टी मीडिया पढ़ेंगे, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, और डिफरेंट टाइप के बस पढ़ेंगे, पैटर्न पढ़ेंगे, स्टार ग्रिड, और जो भी टोपोलॉजी है उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम लोग रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी न्यू ऐड हुआ है, मेंस में भी है, तो हम लोग देखेंगे कि रोबोटिक्स के जनक कौन है, रोबोटिक्स का बुक कौन सी लिखी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम रोबोटिक्स को डिटेल से जानेंगे। जैसे डीआरडीओ द्वारा कौन सा रोबोट बनाया गया, दक्ष रोबोट किसके द्वारा बनाया गया है, यानी लेटेस्ट के साथ, करंट के साथ पूरी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। साइबर सिक्योरिटी क्या है, एक्ट कब का है, प्रावधान क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत जानेंगे। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस में B2B क्या होता है, मतलब सिटीजन टू सिटीजन क्या होता है, B2C क्या होता है, G2C क्या होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है, सिटीजन टू गवर्नमेंट होता है, ये सब पढ़ेंगे। ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन कौन सी गवर्नेंस ने लेटेस्ट योजना चालू की जिससे कि MP ऑनलाइन जैसे, जिससे ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिला। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में जानेंगे, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, मेटा नया नाम किसका पड़ा, इंस्टाग्राम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। किसने कब इस्टेब्लिशमेंट, जैसे फेसबुक 2004 में आया, मेटा नाम कर दिया गया, 2005 में यूट्यूब आया, तो इन सब चीज़ों के बारे में किसने स्थापित किया, जैसे यूट्यूब किसने स्थापित किया, जावेद करीम साहब ने, स्टीव चैन, जावेद करीम, चाड हर्ली, इन 3 लोगों ने किया था। तो इस प्रकार इन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ई कॉमर्स मैंने बताया, B2C पढ़ेंगे, C2C पढ़ेंगे, C2B पढ़ेंगे, यानी कंज्यूमर टू बिज़नेस, बिज़नेस टू कंज्यूमर, इन सब चीज़ों के बारे में। और इनको डिटेल्ड में कंपनी कौन सी है, जैसे B2B कंपनी कौन है, बिज़नेस टू बिज़नेस कंपनी कौन है, अलीबाबा क्या करती है, इन अमेज़ोन क्या करती है, फ्लिपकार्ट क्या करती है, इन OLX क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग किस में पढ़ेंगे, ई कॉमर्स के थ्रू। फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ भी रहे हैं, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संस्थानें, जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोग एक क्लास लाएंगे जिसमें जो न्यू बच्चे होंगे ये पूरा स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या काम करता है। इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान कौन है, क्या क्या काम करता है। UPSC इसी प्रकार कौन से आर्टिकल्स पर हम विशेष फोकस रखेंगे, करंट की चीज़ों से बहुत अच्छे से लिंक करके चलेंगे। इसी प्रकार MPPSC, CAG, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग जो आयोग है उसके बारे में, इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशंस, महिला आयोग, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। SC ST OBC आयोग, सूचना आयोग, इसको, इन सब चीज़ों को हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। जैसे सूचना आयोग का वेतन भत्ते और जो सेवा शर्तें उस किसके समान होती हैं, तो वो निर्वाचन आयोग के समान होती हैं। तो इनको हम लोगों ने ट्रिक से पढ़ा हुआ है। इसके अलावा इसमें हम लोग
एनजीटी के बारे में आज का जो लेक्चर होगा वो एनजीटी के बारे में होगा, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में होगा। इसके अलावा खाद्य संरक्षण आयोग एनजीटी क्या है, कौन से एक्ट में हुआ, हाल ही में क्या एनजीटी ने कुछ निर्णय दिया, करंट में क्या एनजीटी का चल रहा है, तो करंट से पूरी तरह लिंक करके डिटेल्ड में पढ़ेंगे। खाद्य संरक्षण आयोग ये नया आयोग है। खाद्य संरक्षण आयोग कब बना, कौन कौन से सदस्य होते हैं, वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष हैं, इसके कार्य क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो इसमें पूरा खाद्य संरक्षण आयोग के तहत हम लोग ये पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये पूरी चीज़ें हम लोग करेंगे और ये पूरी डिटेल्ड में हम लोग करेंगे। ये नहीं कि आज थोड़ा थोड़ा पढ़ के निकल जाए, नहीं, पूरे डिटेल्ड में पढ़ेंगे। यानी यदि यहाँ से प्री में क्वेश्चन आए तब भी बन जाए, मेंस में क्वेश्चन आए, चाहे वो 3 मार्कर आए, चाहे वो 5 मार्कर आए, चाहे वो 11 मार्कर आए, तब भी हम लोग इतने पॉइंट पढ़ लेंगे कि लिख के वहाँ आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे और ये पूरा ब्लूप्रिंट हमने दिया है कि कब कब कंप्लीट करेंगे और कैसा कैसा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सबको, धन्यवाद आप सबका। आप सब लोग इस ग्रुप से जुड़िए, धन्यवाद।